हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग दृष्टि मैगजीन को लगातार एक बाय एक चैप्टर करके हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और यहां पर 1 बाय 1 चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रीय परिदृश्य को खत्म कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आज हम लोग देखेंगे जितने भी इंडेक्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक, वो भ्रष्टाचार का हो या फिर लोकतंत्र का हो या पीस इंडेक्स हो, हमारी प्रेस का हो, तो सभी प्रकार के हम यहाँ इंडेक्स पे बात करेंगे। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ लिया था और यहाँ पर हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को पढ़ेंगे। 2023-24 के दौरान घटित होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का कवरेज यहाँ पर रहेगा। इससे पहले हमने स्टार्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर चर्चा कर ली थी, किस देश के कौन लोग इंडिया में आए हैं, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 4 पार्ट में खत्म हो जाएगा, 2 हो चुके, ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट में यहाँ तक पढ़ लिया था कि नोबेल पुरस्कार तक पढ़ लिया था। अब हम लोग जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो वर्ष 2007 से ही प्रतिवर्ष इसका प्रकाशन किया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, जिसको हम वीपो कहते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो के द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारी से किया जाता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। याद करने वाली बात है, 2007 के बाद ये देखिए 16वां संस्करण है और इसका शीर्षक जरूर याद रखिएगा, इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार। ठीक है, तो ये हमारा इसका थीम था और 132 अर्थव्यवस्थाओं का यहाँ पर आकलन किया गया, जिसमें से 2023 में स्विट्जरलैंड को लगातार 13वें वर्ष प्रथम स्थान मिला और यह विश्व की सबसे इनोवेटिव कह सकते हो कि इकॉनमी घोषित की गई है। ये याद रखिएगा। तो देखिए, शीर्ष 5 देश हमें याद रखने हैं। आप 4 भी याद कर सकते हैं, उसी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर स्विट्जरलैंड, जो कि अभी 13 साल से यही आ रहा है, फिर है स्वीडन, तीसरा है अमेरिका और चौथा है यूके। तो फिर देखेंगे इसमें सबसे लास्ट वाली अर्थव्यवस्था क्या है, तो अंगोला, नाइजर, बुरुंडी और माली, 132 131 के नाम लिखा हुआ है। ये सब अफ्रीकी देश हैं। ठीक है, ये लोग इसमें पीछे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रख लेना है। अब देखते हैं यहाँ पर इंडिया की रैंक क्या है। तो इनोवेशन परफॉर्मेंस में इंडिया की रैंक कितनी है, 40वीं रैंक है और सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था के रूप में इसे कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स में, इनोवेशन इंडेक्स में यहाँ पर भारत को 40वीं रैंक मिली है। फर्स्ट रैंक मिली है स्विट्जरलैंड को और लास्ट मिली है अंगोला को। ठीक है, और वीपो के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन में इंडिया की रैंकिंग है कि संस्थान में कौन सी रैंक है, 56 है, ये सब अलग अलग है। ओवरऑल 40वीं रैंक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, टोक्यो याकोहामा जापान में विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान और प्रौद्योगिकी हब है, ये भी याद रखिएगा। और विश्व की शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत की ये 4 शहर शामिल हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर में बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई शामिल हैं। यहाँ पर हम लोग टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय की रैंकिंग की बात करेंगे। तो एक ब्रिटिश पत्रिका है, टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है और ये विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि क्यूएस के अनुसार जो कह सकते हो कि एशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट है, तो पेकिंग यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया था, जो कि चाइना की है। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अब ये रिपोर्ट जो है वैश्विक वाली बात कर रही है। तो यहाँ पर वैश्विक बात करेंगे कि ये रिपोर्ट का पहली बात तो 20वां संस्करण है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। 108 देश एवं क्षेत्रों के कुल 1904 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग गई है, जिसमें अमेरिका के 169 संस्थानों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो अब देखिए, इसके अनुसार 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और ऑक्सफोर्ड लगातार 8वीं बार यहाँ पर क्या है, काबिज है इस स्थान पर, पहले पे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और मैसाचुसेट्स, MIT बोलते हैं इसको, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूके, अमेरिका। ठीक है, ये तीनों आप याद रखिएगा। और भारत का शीर्ष यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ISC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ये शीर्ष स्थान है। भारत के 91 संस्थानों को इसमें रैंकिंग मिली है। तो 201 से 205 तक ISC है और 501 से 600 तक अन्ना विश्वविद्यालय तमिलनाडु का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इंडिया की शीर्ष कौन सी है, ISC। अगला यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये अलग अलग है, इतना आपसे नहीं पूछेंगे। वर्ल्ड की याद रखिए और इंडिया की रैंकिंग ओवरऑल देखिए कि इंडिया का कौन सा यूनिवर्सिटी है। और अगर यूपी स्पेशल में देखेंगे तो यूपी स्पेशल का आप देख लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 600 से लेकर 800 के बीच में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र
भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल, तो ग्लोबल साउथ की शुरुआत उन देशों को संदर्भित करती है जो औद्योगिकरण के युग से बाहर रह गए थे, यानी जहां पर अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। तो साउथ ग्लोबल का मतलब ग्लोबल साउथ का पहली बार प्रयोग 1969 में एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे कार्ल ओग्लेस्बी सॉरी, तो इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने कहा कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबिया, एशिया में इजराइल, जापान, साउथ कोरिया को छोड़कर और ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छोड़कर, ये लोग क्या है ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्लोबल साउथ किसे, जो अभी प्रोग्रेसिव हैं, विकासशील, कम विकसित, अविकसित के रूप में यहाँ पर किया जाना, ठीक है। और जो ग्लोबल नॉर्थ है ये अत्यधिक समृद्ध राष्ट्र, आप देखिए जर्मनी हुआ, जापान हुआ, इटली हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, कनाडा, यूएसए, सब क्या है आप देखेंगे नॉर्थ में इक्वेटर के ऊपर, और खासकर जो 40-45 के ऊपर के देश है सब मैक्सिमम वहाँ पर आपको रिच कंट्रीज मिलेंगी। तो इंडिया यहाँ पर क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वैश्विक पहल पर एक संयुक्त क्षमता निर्माण की पहल प्रारंभ कर रहा है। तो ये याद रखिएगा, भारत संयुक्त राष्ट्र निर्माण पहल का जो घोषणा है, इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट, ये यहाँ पर याद रखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा का यहाँ पर 78वां सत्र था। तो देखिए यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, उसमें एक जनरल असेंबली भी है, ठीक है। तो जनरल असेंबली का यहाँ पर न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में यहाँ पर एक सबमिट की गई, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या बात हुई। तो याद रखने वाली बात है कि देखिए इसे 5 सितंबर 2023 से प्रारंभ किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की है, ठीक है। अब याद रखिएगा 2015 से लेकर 2030 तक एसडीजी चलेंगे, जिसमें 17 लक्ष्य हैं, और इन 17 लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। उससे पहले एमडीजी चलता था 2001 से 2015 तक, जिसको हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते थे। तो यहाँ पर 17 जो क्या कहते हैं कि जो आपके गोल हैं उनको यहाँ पर प्राप्त करना है, ठीक है। ये यहाँ पर आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत के 2 नए विश्व धरोहर स्थल। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। पृथ्वी पर ऐसे स्थल जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं, विश्व धरोहर की संज्ञा विभूषित किए जाते हैं, उन्हें हम विश्व धरोहर से, यानी आने वाली पीढ़ी को मतलब पता चले, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कौन कौन से 2 स्थल हैं जो हम लोग की मेन एग्जाम की बात है। देखिए पहली बात, ये यूनेस्को की बैठक हुई, 45वीं आम बैठक थी, और 10 से 25 सितंबर के बीच रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुआ। कुल 42 नए स्थलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 हैं। तो एक तो शांति निकेतन है जो पश्चिम बंगाल में, होयसल के पवित्र मंदिर कर्नाटक, ठीक है। तो शांति निकेतन 41वां बना है, ये भी याद रखिएगा। होयसल 42वां धरोहर स्थल बना है। तो टोटल भारत के 42 यूनेस्को धरोहर में शामिल हैं, 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। मिश्रित में कंचनजंगा आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वर्तमान में भारत के विश्व धरोहर शामिल में विश्व में 6ठे स्थान पर है, और इटली के सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट यहाँ पर घोषित की जा चुकी हैं, और इंडिया 6ठे स्थान पर है। शांति निकेतन की बात कर लेते हैं भाई, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यह ग्रामीण स्थान पर है जहां एक विश्व प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और साहित्य में नोबेल पुरस्कार जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है, गीतांजलि के लिए मिला था। और इन्होंने विश्व भारती नाम से एक स्कूल ये परिवर्तित हो गया था 1921 में, शांति निकेतन। तो हमें ये याद रखना। अगला है होयसल के मंदिर। तो होयसल के मंदिर क्रमविक संपत्ति, जिसके साउथ में 3 मंदिर शामिल है। देखो होयसल में कौन कौन से मंदिर शामिल है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। एक चिन्ना केशव मंदिर हासन में, होयसलेश्वर मंदिर हासन, और दूसरा है केशव मंदिर सोमनाथपुर मैसूर में है, ठीक है दोस्तों। तो होयसल का याद रख लीजिएगा। तो ये देखिए जो चिन्ना केशव भगवान विष्णु के रूप हैं, और जो होयसल मंदिर है वो भगवान शिव को है, और केशव मंदिर ये वैष्णव हिंदू मंदिर है जो कावेरी नदी पर यहाँ पर है। अब मैंने यहाँ पर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। देखिए ये हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, पूरी लिस्ट है। जैसे आगरा का किला यूपी में है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, टेलीग्राम की गुफाएं, सॉरी मैं टेलीग्राम की जो लिंक है मैं वो देने वाला हूँ, इसलिए मेरे मुँह से निकल गया टेलीग्राम की गुफाएं, ऐसा कुछ नहीं है, एलोरा की गुफाएं हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे दिमाग में चला था कि आपको टेलीग्राम की लिंक देना है दोस्तों, तो उसको वहाँ से आप इस पीडीएफ को उठा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी उस पर डाल दूंगा। तो जितने भी धरोहर स्थल हैं आप इसको आराम से 1 बाय 1 आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी
आपको मिलाने को आ जाए, इस वजह से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दिया हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए मिश्रित में कंचनजंगा मैंने बताया था, ये आपके सामने यहाँ पर है। तो अब देखते हैं I2U2 की बात कर लेते हैं। I2U2 का मतलब क्या है? 2 I है, एक इंडिया है, एक इजराइल है, 2 U है, एक UAE है और एक USA है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 4 देश हैं। I2 से अभिप्राय इंडिया इजराइल और U2 से अभिप्राय UAE और USA है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इनका क्या उद्देश्य किया गया है कि अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण करेंगे, यानी ये देश मिलकर क्या करेंगे, अंतरिक्ष के क्षेत्र में यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अर्थविद समझौता इनके बीच में भी शामिल हुआ है। ठीक है, ये नासा का एक मिशन है जिसमें से ये भागीदार के देश के रूप में ये बनेंगे। ठीक है, भारत कनाडा विवाद आप जानते हैं काफ़ी समय से रहा है, खालिस्तान वाला। तो देखिए भाई घटना एक बाई एक बता देते हैं शॉर्ट में। 8 जून को कनाडा के ओंटारियो में एक खालिस्तान समर्थक द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों की नृशंस हत्या की झांकी पर आधारित था। ठीक है, और ये अलगाववादी समूह के रूप में निकाली गई थी। 1984 में इंडिया में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, तो भारतीय विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर जी इस घटना को क्या करते हैं, देश भारत और कनाडा के बीच में एक संबंधों के बीच में अच्छा नहीं बताया। और 18 जून को क्या किया गया कि हरदीप सिंह निज्जर की एक गुरुद्वारे के पास गोली मारकर हत्या कर दी। इसको कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के द्वारा एक आतंकवादी घोषित किया गया था। ठीक है, तो वहाँ के जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया। 5 आइज, अभी मैं 5 आइज के बारे में बताऊंगा, इन्होंने भी भारत की संलिप्तता का दावा किया। और कनाडा ने एक उच्चायोग से वरिष्ठ राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया, यानी यहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर जो वहाँ पे राजनयिक व्यक्ति होते हैं उनको वहाँ से उन्होंने निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या है कि भारत सरकार ने किसी भी संलिप्तता से मना किया है। तो ये सब घटनाएं घटी। ठीक है, तो अब देखिए 5 आइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुपक्षीय खुफिया संगठन है और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके तथा अमेरिका आदि इसमें शामिल है। ये हमें याद रखना है। इन देशों के नाम देखिए, USA कनाडा एक साथ, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक साथ और यूके, ये 5 देश हो गए। आप याद करना चाहेंगे तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। USA कनाडा पड़ोसी देश, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पड़ोसी देश और इधर से बीच में ब्रिटेन। भारत OIML यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का एक प्रमाण पत्र जारी करता देश है। ठीक है, तो देखिए जो OIML है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका मुख्य कार्य विधिक माप विज्ञान कानून के प्रयोग के लिए एक निर्माण करना है। तो OIML के 64 सदस्य हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके अनुसार भारत विश्व भर में बाट और मापन के उपकरणों के लिए बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। ठीक है, और भारत विश्व का 13वां देश है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। तो ये यहाँ पर देश देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, पूरा आप इसको यहाँ से देख लीजिए दोस्तों। हालांकि इतने लंबे नाम नहीं आएंगे, आपको ये समझना है कि हाल फिलहाल में OIML का कौन सदस्य बना है, तो इंडिया बना है। किस नंबर का है? 13वें नंबर का। क्या करेगा? माप तौल बाट के बारे में प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। ठीक है, और भारत 1956 में इसका सदस्य बना था। चलिए अगले पे आते हैं दोस्तों। विश्व प्रतिभा जो रैंकिंग है उसमें देखते हैं। तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके तहत किसी भी देश की घरेलू प्रतिभाओं को, कौशल और योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। ये यहाँ पर हमें समझना है। तो याद करने वाले तथ्य भाई ये देखो क्या है, IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 यहाँ पर जारी की गई और ये इसका 10वां संस्करण है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में विश्व की कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं को यहाँ पर शामिल किया गया है और हमें उसी को देखना है। तो देखते हैं भाई यहाँ पर कौन कौन सी हैं। तो देखिए स्विट्जरलैंड जो है प्रतिभा रैंकिंग में टॉप पे है, सेकंड पे लग्जमबर्ग है और तीसरे पे यहाँ पर आइसलैंड है। ठीक है, और 64 देशों की सूची में भारत को यहाँ पर 56 मिला है। तो टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 56वां है। 2022 में इसको 52वां था, यानी अभी पर यहाँ पर घट गया है। ठीक है,
चलिए सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग देख लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड क्या किया है, सर्वश्रेष्ठ खिताब जीता है। ठीक है, अब ये क्या है, यूएस की न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एक अमेरिकी मीडिया कंपनी है और जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ये प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ देश की रिपोर्ट की वो रिपोर्ट जारी करते हैं। और भारत इस सूची में कितने स्थान पर है दोस्तों, 30वें स्थान पर है, ये हमें याद रखना है। और देखिए स्विट्जरलैंड के बाद कनाडा दूसरे पे है, तीसरे पे स्वीडन है और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है। भारत की रैंक हमने क्या बताई दोस्तों, भारत की रैंक हमने बताई है 30वीं रैंक है। चलिए आगे पे आते हैं। अमेरिका इस स्थान पर मतलब इसमें 5वें स्थान पर है। ठीक है, ईरान अंतिम स्थान पर है, 87 कंट्रीज को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद कर लीजिए क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से आपके पूछे जाने हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगला देखते हैं। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो भाई देखो हम सीधे बता देते हैं, यहाँ पर आप कंट्रीज के नाम याद कर लीजिए, यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान और भारत अपना 5वें नंबर पे है, ये याद कर लीजिएगा। और हम लोग से नीचे कौन है, यूके है, यहाँ पर इतनी अर्थव्यवस्था है, ये याद रखना है। और वार्षिक जीडीपी दर देखा जाए तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था की है, यहाँ पर देखिए लिखा है वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की है। जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है, जिसको हम यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हिंदू धर्म विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने धर्मों में से है, जिसमें 100 से अधिक देशों में लगभग 1 बिलियन से अधिक अनुयायी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3 मिलियन हिंदू अनुयायी रहते हैं। ठीक है, तो जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। तो यही पूछा जा सकता है किस देश ने किया है, तो आप क्या बताएंगे, जॉर्जिया बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग शांति सूचकांक देख लेंगे। चलिए वैश्विक शांति सूचकांक को देखेंगे। सिडनी विश्व के एक अग्रणी विचार मंच इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये शांति सूचकांक किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पर 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेत हैं। ठीक है, और ये 17वां संस्करण जारी किया गया, 163 देश। तो यूरोप जो है विश्व का सबसे शांतिमय क्षेत्र है और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है। तो हमें जोन वाइज देखना है। देश में आइस देखिए, आइस ठंडी रहती है, शांत रहती है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो आइस लैंड यहाँ पर सबसे शांत देश घोषित है, डेनमार्क और आयरलैंड, ये यहाँ पर रैंकिंग है। इसके बाद सबसे 3 अशांत में अफगानिस्तान, यमन और सीरिया। ठीक है, सीरिया की ही कैपिटल है डेमेस्कस, जो जिसको क्या है लास्ट स्थान दिया गया है कई सारे में शहरों में रहने वाली रैंकिंग में, ये भी याद रखिएगा। भारत 126 पे है, शांति सूचकांक में भारत कितने पे है, 126 पे है, हमें ये याद रखना है। भूटान साउथ एशिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना है, ये भी हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग आते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट 2023। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देशों को उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता के आधार पर मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सूचकांक जारी किया गया और सूचकांक क्या है, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन नामक रिपोर्ट के अंतर्गत ये प्रकाशित की गई है। ठीक है, 120 देश में देखिए यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर जो हम लोग ऊर्जा संक्रमण में देखेंगे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे 3 अच्छी कंडीशन में देश हैं। और अंतिम देश 3 देश में यमन, रिपब्लिक कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये है, और तंजानिया। भारत 67 नंबर पे आता है। अब देखते हैं सतत विकास रिपोर्ट। तो यहाँ पर सतत विकास रिपोर्ट को हम लोग देखेंगे। सतत विकास 2030 एजेंडा, ये जो है हमने अभी कहीं और भी चर्चा किया था। तो 17 विकास लक्ष्य है, एसडीजी गोल कितने हैं, 17 हैं, और जिसमें 169 सब टारगेट हैं और जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है, ये यहाँ पर है। और हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। चलिए अब इस पे देखते हैं क्या है रिपोर्ट। 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको हम UNSDSN बोलते हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। इसका 8वां संस्करण है और इसके रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया है। तो देखिए एसडीजी सूचकांक यानी इनको जल्दी से अचीव करने में, उनके प्रति परफॉर्म करने में फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये 3 देश आगे हैं। और इसके बाद
सबसे अंतिम देश में साउथ सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड है। भारत 166 देशों में कौन से स्थान पे दोस्तों? यहाँ पर 12वें स्थान पर है, सॉरी 112वें स्थान पर है, ये याद रखिएगा। ब्रिक्स में भारत की रैंकिंग देख लीजिए कि मतलब भारत की इसका स्कोर क्या है, और यहाँ पर रैंकिंग देख लीजिए। रैंकिंग देखा जाए तो हम लोग सबसे लास्ट में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्कोर तो अलग है, लेकिन आप रैंक देखेंगे तो समग्र में ब्राजील 50 है, इंडिया के 112 है, बाकी सब इंडिया से ठीक ठाक है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, सॉरी मैंने अभी आपको ऑक्सफोर्ड वाली बताई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी टाइम्स के द्वारा, अभी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, ठीक है। तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग अलग है, और क्यूएस एशिया वाले में पेकिंग था। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आपके घुमाए जाएंगे। तो इसके अनुसार MIT, वहाँ पर MIT थर्ड नंबर पर था। अगर आप टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा देखेंगे तो MIT थर्ड नंबर पर है, और लेकिन इसके अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट है, ठीक है, क्यूएस के अनुसार। एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर शीर्ष स्थान है समग्र रूप में, ठीक है। तो समग्र रूप से 8वीं है, लेकिन एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एशिया में टॉप पे है और ओवरऑल 8वें पे है। भारत के कुल 45 यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जिसमें IIT बॉम्बे की रैंकिंग 2024 में 149 है, 23 में 172 थी, सुधार किया है। लेकिन वहीं IIT दिल्ली की रैंकिंग घट गई है, 174 से 197 पे हम लोग पहुँच गए हैं, और ISC बेंगलुरु की 155 से 225, काफ़ी भारी मात्रा में इसका नुकसान हुआ है ये चीज। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है जो देखना है। अब टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया, टाइम्स हायर एजुकेशन अभी मैंने वर्ल्ड की देखी थी, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे एशिया की रैंकिंग को, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो 22 जून 2023 को यूके की एक पत्रिका है, नॉट पवित्र, मैंने गलत पढ़ दिया, पत्रिका है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, और ये उनका 11वां संस्करण है, ठीक है। और इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए यहाँ पर 13 प्रदर्शन संकेतकों का प्रयोग किया गया दोस्तों। तो जापान के 117 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं, चाइना के 95 और भारत के 75 विश्वविद्यालयों के साथ तीसरे स्थान पर है। तो देखिए, सॉरी थोड़ा अभी दोस्तों सर्दी जुकाम है, इस वजह से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैनेज करिएगा। तो सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना का फर्स्ट पे है, पेकिंग सेकंड पे है। पेकिंग क्यूएस के अनुसार फर्स्ट पे था, और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर यहाँ पर थर्ड पे है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पे आते हैं, अगली रिपोर्ट देखते हैं। और शीर्ष 3 भारतीय कौन सी है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया वाली रैंकिंग में? ISC बेंगलुरु, और फिर है उसके बाद JSS उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान एकेडमी मैसूर कर्नाटक, शूलिन जैव विश्वविद्यालय ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये ISC बेंगलुरु याद रखिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, यानी कि कौन सी सिटी महंगी है रहने के लिए और कौन सी सबसे सस्ती है। तो देखिए, न्यूयॉर्क शहर कीमतों के लिए आधार बनाया गया, बेस सिटी न्यूयॉर्क है, तो न्यूयॉर्क को आप फर्स्ट नहीं करेंगे। मर्सर की ये रिपोर्ट है। हांगकांग रैंक के साथ विश्व में सबसे महंगा शहर है, ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी यहाँ पर हांगकांग है, और यहाँ पर 2 शहर हैं जो शीर्ष 10 में आ रहे हैं, हांगकांग और सिंगापुर, और 2 सबसे सस्ते शहर हैं, यानी कि यही एशिया के ही हैं। पाकिस्तान में एक कराची और इस्लामाबाद सबसे सस्ते शहर माने जा रहे हैं, यहाँ पर एशिया में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं, नहीं ये विश्व के ही हैं, विश्व में ही पाकिस्तान का कराची और इस्लामाबाद सबसे सस्ता, उससे कम कराची। इसके बाद इंडिया में देखिए, इंडिया में रैंकिंग 147 मिली है मुंबई को, दूसरे नंबर पे है 169 रैंक पे चेन्नई, और नई दिल्ली, और 184 पर चेन्नई है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग में सस्ता शहर अगर देखा जाए तो ये दमिश्कस है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सीरिया की कैपिटल है डेमेस्कस, अभी मैंने कहीं एक जगह पर चर्चा की थी। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, वियना, यानी ये यूरोप का देश है, आप जर्मनी के बगल में देखेंगे ऑस्ट्रिया पड़ता है। सूचकांक लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर है। कोपेनहेगन जो डेनमार्क की कैपिटल है और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है, उसको दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ किसमें? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, रहने योग्य शहरों में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, महंगाई वाला मैंने अलग से बताया है ये, और रहने वाला एक अलग है, ठीक है। और डेमेस्कस इसमें सबसे लास्ट स्थान पर है, ये देखिएगा। और इंडिया का नई दिल्ली 141, मुंबई 141, चेन्नई 144, ठीक है।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देख लेते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये 20 जून 2023 को जारी की गई और 4 डायमेंशन के बेस पर यहाँ पर एक रिपोर्ट देते हैं। और वो डायमेंशन क्या है? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति दूसरा है, और तीसरा है दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तीसरा है, चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा बट मैं कोशिश करूंगा इसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएं। तो देखिए भाई, ग्लोबल जेंडर गैप में देखिए यहाँ पर आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड 3 टॉप की कंट्री जहाँ पर जो जेंडर गैप है वो कम है सबसे, और अच्छी बात है। और सबसे लास्ट में है देखिए यहाँ पर सबसे खराब प्रदर्शन में अफगानिस्तान, फिर चाड है उसके कम, फिर अल्जीरिया। तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग कितनी है भाई? भारत 127वें स्थान पर है, ठीक है। पिछले साल 135वें पे था, यानी इम्प्रूवमेंट हुआ है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, तो ये रिपोर्ट दोस्तों 1989 से प्रकाशित की जाती है और वर्ष 2022 तक इस रैंकिंग में 34 संस्करण को प्रकाशित किया जा चुका है। दोस्तों मैं लगातार जैसे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पढ़ते वक्त अगर है तो थोड़ा स्पीड स्लो कर लीजिए अगर कवर नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर जैसे होता है टॉपिक पढ़ लिया तो थोड़ा पॉज चाहिए तो आप ब्रेक ले सकते हैं, 1 मिनट पॉज कर सकते हैं, ऊपर वाला देख सकते हैं। बाकी आपको लगातार मैगजीन पढ़नी है, क्योंकि अगर इसको एक बार रिवीजन नहीं करेंगे तो हम लोग का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि जो IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में 3 टॉप कंट्री हैं, डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर अंतिम 3 देश हैं, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, मंगोलिया। भारत को इसमें 40वां स्थान मिला है। भारत इसमें किस स्थान पे दोस्तों? 40वें स्थान पर ये है। और एशिया पैसिफिक में भारत की रैंक 12वीं है। पिछले वर्ष ये रैंक 11वीं थी, ये भी हमें याद रखना है। सीरिया अरब लीग में पुनः शामिल, ये सीधे देखिए टॉपिक से ही सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। पूछा जाएगा कौन सा देश पुनः अरब लीग में शामिल हुआ, अभी नहीं पता होगा, अभी देखते हैं अरब लीग क्या है। अरब लीग जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट भी कहा जाता है, 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को काहिरा में इसका गठन किया गया था। अब इसमें 22 देश आते हैं, तो 22 देश आपको नहीं याद करना है। और सीरिया को इस संगठन में 12 वर्ष के बाद शामिल किया गया। 2011 में सीरिया को अरब लीग से निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जो अरब लीग 32वां अरब लीग है, ये यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, जेद्दा सऊदी अरब में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। ऑपरेशन करुणा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल से पूछे जाएंगे। ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन कावेरी है, इन सबको मैंने पिछले कई वीडियो में चर्चा करी है, तो आप जाके उसको वहाँ से ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ मिस करते हो और एग्ज़ाम में वही आ गई तो फिर आपके लिए दोस्तों समस्या बनेगी। तो मैं नहीं चाहता किसी प्रकार से आपका कोई चीज़ छूटे। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ मैं कवर करा दूँ। अब थोड़ा सा मैटर और बचा है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, मैं इसको भी ख़त्म करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ऑपरेशन करुणा क्या है? म्यांमार एकमात्र साउथ एशिया का देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ सीमा जारी करता है, ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की प्रतिषेधन पर एकमात्र देश होने के कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र में कूटनीति का एक मूल तत्व है। देखिए लुक ईस्ट पॉलिसी में हम लोग सबसे पहले म्यांमार में एंट्री करेंगे, फिर लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इन देशों में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। तो ये क्या किया गया है अब मैं बताता हूँ। म्यांमार में आपदा सहायता प्रदान करने हेतु यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन करुणा चलाया गया। तो हुआ क्या था दोस्तों, यहाँ पर मोचा चक्रवात आया था, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पर लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अभी सैन्य शासन चल रहा है, वहाँ पर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं है, तो भारत सरकार ने मदद भेजी, जिसमें 3 पोत गए। एक INS शिवालिक था, INS कमोरता और INS सावित्री पहले दस्ते में यहाँ पर शामिल थे। अब देखिए इनको राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई, क्योंकि यही सब है ऑपरेशन करुणा। किसके लिए? म्यांमार में आए मोचा चक्रवात से लोगों को बचाने के लिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भाई इंडिया की रैंक तो 111वीं है, काफ़ी स्थिति खराब है। और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा एक फ्रांसीसी NGO है, ये जारी करता है, कहाँ का? फ्रांस का, ठीक है।
तो 21वां संस्करण है और इस मामले में नॉर्वे 7वीं बार प्रथम स्थान पे है। उत्तर कोरिया का सबसे लास्ट है किम जोंग उन, जानते हैं आप, बहुत तानाशाह शासक माने जाते हैं। भारत 161वां है, मैंने 111वां बोल दिया था गलती से, 111वां भूख सूचकांक में है। 111वां किसमें? भूख सूचकांक में है। मैं उसको गलती को सुधार करता हूँ, मैंने फुल में बोल दिया होगा, लेकिन बट मुझे याद आया कि कुछ तो गलत हुआ है। 2022 में भारत 150वें स्थान पर था। देखिए अभी इंडिया की रैंकिंग मीडिया में घटती जा रही है ना, ठीक है, क्यों ना घटे भाई। हम लोग की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए गोदी मीडिया अब न्यूज़ देती है कि सीमा हैदर माँ बनने वाली है। अब बताइए ये न्यूज़ हम लोग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए हमारी मीडिया ऐसी न्यूज़ देगी तो जाहिर सी बात है 161 पे आना लाजमी है। वैश्विक दास्ता सूचकांक, वॉक फ्री फाउंडेशन नामक संगठन के द्वारा वैश्विक दास्ता सूचकांक यहाँ पर जारी किया गया। तो भैया देखो दास्ता सूचकांक में क्या है कि भारत, चाइना, उत्तर कोरिया, ये 3 देश हैं जिसमें आधुनिक दास्ता में निवासित लोगों की अनुमानित संख्या सर्वाधिक है। यही सबसे ज़्यादा दास लोग पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे गुलामी कह सकते हो, जो भी कहिए आप, ठीक है। वैश्विक दास्ता प्रेस सूचकांक में यहाँ, सॉरी नॉट प्रेस, तो इसमें उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, म्यांमार और भारत, ये चीज़ थोड़ा सा रिपोर्टिंग अलग है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये एशिया पैसिफिक में है। विश्व के सबसे बड़े 10 व्यस्त हवाई अड्डे कौन है? तो देखिए भाई, यूएसए का अटलांटा जी हवाई अड्डा शीर्ष पे रहा और इंडिया का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 9वें स्थान पे रहा। इंडिया में तो फर्स्ट यही होगा, बट ओवरऑल समग्र रैंकिंग में 9वें स्थान पर है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन के मामले में यूएई का दुबई हवाई अड्डा शीर्ष पे रहा है। तो यानी कि जब हम लोग उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये शीर्ष पे है। और उसके बाद अगला जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कार्गो यातायात के मामले में हांगकांग का हवाई अड्डा शीर्ष पे है और यहाँ पर विमान आवागमन के मामले में यूएस का अटलांटा शीर्ष पे रहा है। तो ओवरऑल में यही शीर्ष पे है, आपको ये याद रखना है। चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। जितने भी सूचकांक हैं मैं अभी इसको ख़त्म कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विद्युत समीक्षा सूचकांक की बात कर रहे हैं, तो ये 4था संस्करण है और ये एम्बर के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। ये स्वतंत्र थिंक टैंक है एम्बर, इसके द्वारा जारी किया गया है। तो 3 क्षेत्र पर ध्यान दिया जाता है कि विद्युत समीक्षा में, एक है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दूसरा है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, तीसरा है ग्लोबल पावर सेक्टर इमिशन। तो देखिए वैश्विक विद्युत उत्पादन में कोयला 36% का प्रयोग, जीवाश्म गैस से 22% और अन्य स्रोत से 3%। तो देखो भैया सर्वाधिक विद्युत मांग वाले देश कौन से हैं? चाइना, अमेरिका, भारत, ठीक है। तो ये जरूरी है। चाइना देखिए पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, फिर कह सकते हो इंडस्ट्री भी है, इन तीनों में रीज़न तो सेम है, ठीक है। अमेरिका में तो जानते सुख सुविधाएँ और तमाम चीज़ें हैं, तो उनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और ज़्यादा है और CO2 इनसे निकलती है। तो CO2 उत्सर्जक अर्थव्यवस्थाएं भी चीन, अमेरिका, भारत ही हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा CO2 उत्सर्जित करने में यही 3 देश हैं। टाइम्स 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति, तो इन्होंने सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति में क्या किया है कि कलाकार, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर क्वेश्चन भी बहुत जल्दी लाऊंगा, ठीक है। बीच बीच में क्वेश्चन के वीडियोज़ आते रहेंगे, पहले हम लोग करंट अफेयर खत्म कर लेते हैं। कलाकार श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हैक और अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरिमोर शामिल है। अगला देखते दोस्तों। इनोवेशन की श्रेणी में किलियन एम्बापे फुटबॉलर हैं, ये आपने देखा होगा, ये फुटबॉलर हैं। और ईगा स्विटेक पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी, और ये एम्बापे कहाँ हैं? फ्रांस के हैं। असाधारण व्यक्ति में देखिए यहाँ पर कई नाम हैं, और जैसे एलोन मस्क का नाम है, अमेरिकी लेखिका और अभिनेत्री यहाँ पर एक शामिल है, ठीक है, और जिनको पद्म लक्ष्मी कहते हैं। नेता की श्रेणी में जिसमें ओलेना जेलेंस्का यूक्रेन राष्ट्रपति की पत्नी है, जो बाइडेन है, बोला अहमद टिनुबू हैं। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लास्ट के। आइकन श्रेणी में और पायनियर श्रेणी में, आइकन श्रेणी में शाहरुख खान और पायनियर श्रेणी में एस राजामौली, जो कि एक फिल्म निर्देशक है, जिनकी मूवी आपने RRR देखी होगी और बाहुबली भी देखी होगी। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। 31 देश इसमें हैं और वाशिंगटन संधि के लोकप्रिय नाम से इसको हम जानते हैं। 1949 में ये बना था नाटो। अब देखिए इसमें नॉर्थ मैसेडोनिया, इसमें क्या था, 30वां सदस्य बना था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है
और फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना 31वां सदस्य बना है, क्योंकि जेलेंस्की साहब शामिल होना चाहते थे और इसीलिए वहाँ पर मैटर शुरू हुआ था, हमें ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में हम लोग देख लेते हैं। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जब देखेंगे यहाँ पर, तो वर्ष 2012 में पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी करी गई थी और इसे जारी करते हैं संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए भैया देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। फिनलैंड फन करेगा, ऐसे याद कर लीजिए। जैसे हमने बताया था आइस बहुत शांत होती है, पीस इंडेक्स में आइसलैंड सबसे टॉप पे था। फिनलैंड फन करेगा, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। और सबसे कम प्रसन्न देश है भैया, देखो अफगानिस्तान की स्थिति भाई दयनीय है। वहाँ पर तालिबान और आतंकी समूह का शासन है, इस वजह से यहाँ पर अफगानिस्तान, लेबनान और सियरा लियोन। ठीक है, और भारत को इसमें 126वां मिला है, ये याद रखिएगा। और पीस इंडेक्स में भी इंडिया 126 पर ही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मीडिया में 161 रैंक है और भूख सूचकांक में 111 है, हमें रैंकिंग को नहीं भूलना है। लद्दाख और मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थलों में शामिल है। कौन कौन सा? लद्दाख और मयूरभंज। तो देखिए उड़ीसा का एक मयूरभंज है जो विलक्षण बाग तथा प्राचीन मंदिरों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं, यहाँ पर एक एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छाव नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। और जो लद्दाख है वहाँ पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है और वहाँ पर तिब्बती बौद्ध संस्कृति है। और भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य हिनले गांव में किया गया था, ये लद्दाख में ही पड़ता है। तो ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर एक एक बताई, लद्दाख और मयूरभंज 50 महानतम स्थलों में शामिल किया गया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक तो ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। 163 देशों में देखा जाए तो यहाँ पर इस्लामिक स्टेट लगभग 410 आतंकी हमलों के साथ विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह था 2022 तक। अभी आगे देखते हैं सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन कौन से। अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया। अफगानिस्तान तो अपने इंडिया का पड़ोसी है, बाकी बुर्किना फासो और सोमालिया कहाँ के देश हैं? ये अफ्रीका के देश हैं, ये हमें समझना है। अगला देखते हैं दोस्तों। बस दोस्तों एक दो पेज और हैं जिनको भी हम खत्म कर रहे हैं। आतंकवाद से ब्रिक्स में देखिए भारत की रैंकिंग तो वैसे 13 है ओवरऑल में, यहाँ पर कैसे आ रहा है? यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। भारत ने 13वां स्थान हासिल किया है यहाँ पर। अगले पे देखते हैं। कभी भारत की रैंकिंग 7वीं 8वीं हुआ करती थी, मतलब वो अच्छी नहीं थी, बेकार थी, यानी इतने पे प्रभावित देश है। अभी 13वीं आ गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2022, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई। और इसमें देखिए एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट कौन करता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यूएसए, रूस, जर्मनी, फ्रांस, ये बीच में चाइना है, फिर उसके बाद जर्मनी है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद देखिए भाई सबसे ज़्यादा मंगवाता कौन है? भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। ठीक है, भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है और इसमें रूस 2018 से 2022 तक सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। बाद में इसको अमेरिका ने ओवरटेक भी किया। ठीक है, 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 95 नंबर का था। इसको हम एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं और ये पुरस्कार जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इस एकेडमी का मुख्यालय बेवरली हिल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में। और हम लोग देखेंगे किसको कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए। डेनियल कॉन और डेनियल स्कीटर को द्वारा निर्देशित फिल्म को सर्वाधिक 7 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, क्या नाम था फिल्म का? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मिशेल यो जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाई है, ये भी याद रखिएगा। और मिशेल से पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला है, ये हमें थोड़ा सा याद करना है। मलेशिया की हैं ये। और इसमें देखिए जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है कि तमिल भाषा की फिल्म है कार्तिकी गोंजाल्वेस। तो ये निर्माता गुनीत मोंगा है। स्टेज पर जाकर यहाँ पर इन्होंने एक पुरस्कार लिया, इनको पुरस्कार मिला। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए
और ये जो भारत के लिए ऑस्कर में पुरस्कार एक ऐतिहासिक क्षण है जब एस राजामौली के द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म आरआर के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, और इसके संगीतकार MM कीरावानी और गीतकार चंद्रबोस ने स्टेज पर जाकर पुरस्कार ग्रहण किया। और इसके गायक थे राहुल सिपलीगंज और काल भैरव। इसमें आपको पता है कि रामचरण और जूनियर NTR थे इस फिल्म में। अगला है, अभी ठीक है ये हो गया अवार्ड, लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023। तो लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें देखा जाता है कि भाई मानव स्वतंत्रता, वैश्विक समृद्धि, इन्हीं सब की बात करते हैं। तो देखिए, पश्चिमी यूरोप विश्व का सबसे सर्वाधिक समृद्ध है और भारत क्या है 103 स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 2022 में 100 था। ठीक है, यानी समृद्धि में 3 रैंकिंग का नुकसान हुआ है। अब है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो 1995 से आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक रिपोर्ट है जो वाशिंगटन DC तथा विचार मंच के द्वारा द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है। ये इसका 29वां संस्करण था। 4 देश में देखिए, जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और ताइवान, ये 4 देश हैं आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर में। चलिए आगे देखते हैं। सिंगापुर विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित करी गई है और भारत को 131वां स्थान मिला है। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन, अब पूछा जा सकता है किसके द्वारा चलाया गया या कौन सा देश शामिल हुआ, तो संयुक्त अरब अमीरात और यूएई और USA, दोनों देशों की यहाँ पर क्या है कि संयुक्त पहल है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। अगला देखते हैं, तो भारत इसमें शामिल हो गया है। AIM4C के 55 सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए सीधे हमें देख लेना। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, बस थोड़ा सा और बचा है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे US चैम्बर कॉमर्स और ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा 2012 से जारी किया जा रहा है और ये इसका 11वां संस्करण है। 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। तो बौद्धिक संपदा में USA, UK, फ्रांस 3 टॉप की कंट्री है यहाँ पर, ये याद रखना है। भारत इसमें किस पे है, 42वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए विश्व में 200 देश है जहाँ भारत इसमें आ रहा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में देखते हैं भाई, 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया था और अभी इस महीने का हो सकता है कि 31 जनवरी तक आ जाए, बट बहुत कम उम्मीद है कि आपसे नया वाला पूछा जाए, पुराना ही पूछा जाएगा, क्योंकि उस समय तक की मुद्दा रहता है कि वो रिपोर्ट आ जाती है कि नहीं, क्योंकि पेपर लगभग आपका 20 दिन पहले और 20 दिन से लेकर 1 महीना पहले तक पेपर बनता है। सबसे कम भ्रष्टाचार होता है डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड में। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड में। और सर्वाधिक भ्रष्टाचार होता है सोमालिया, सीरिया और साउथ सूडान में होते हैं। और भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर है। 85। भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। तो यहाँ पर क्या है कि वासेनार एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात निरंतर व्यवस्था है जिसमें व्यापार और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण पर निगरानी करता है। वासेनार का नाम द हेग, नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर से लिया गया है जहाँ ये समझौता 1995 में शामिल हुआ था। वासेनार में 42 देश हैं। जैसे भारत MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य है। भारत NSG का सदस्य नहीं है। चाइना MTR का सदस्य नहीं है। MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 जनवरी 2023 को भारत को आधिकारिक तौर पर वासेनार की पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करी थी। ठीक है, और 1 साल कार्यकाल चला 31 दिसंबर से 2023 तक। अब आते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा देश आगे है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर वाशिंगटन DC स्थित कैंटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से ये ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी किया। 9वां संस्करण है। तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क ये 3 टॉप पे हैं। और यहाँ पर साउथ एशिया में सिंगापुर, तिमोर लेसे ये सब हैं। भारत 9वें स्थान पर है। भारत 9वें स्थान पर है क्षेत्रीय रैंकिंग में। विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक इंसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा डेस्कार्टेस इंस्टीट्यूट ऑफ द फ्यूचर, जिनेवा और ह्यूमन कैपिटल इन सबके सहयोग से जारी किया जाता है।
और प्रथम 5 स्थान पे स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यूएसए, डेनमार्क और नीदरलैंड है। अंतिम स्थान पर चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और इथोपिया। किस चीज़ में? कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अगला है यहाँ पर समग्र रैंकिंग, भारत की 103 है। भारत की स्थिति भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो लोग नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अब अगला है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो 8 कारकों में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। तो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से देखिए, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड यहाँ पर बहुत सही चल रहे हैं। वेनेजुएला 142 स्थान पर है। भारत 79 स्थान पर है। यहाँ पर हमें ये याद रखना है। अगला है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023। तो 142 देशों को शामिल किया गया है इसमें, और इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश माना गया है, और भारत इसमें 43वें स्थान पर है। ये हमें याद रखना है, 43 पे है। और अंतिम जो 4 देश हैं, पोलैंड, क्रोएशिया, यमन और जापान। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों सारे सूचकांक हमने पढ़ लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग और चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कहाँ कौन से शिखर सम्मेलन हुए, चाहे वो जलवायु का हो, G77 का हो, G20 का हो, क्या निर्णय लिए गए। फिर अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन को देखेंगे, कहाँ पर कौन सा निर्वाचन हुआ। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ हो जाएंगी दोस्तों खत्म। ठीक है, जो लोग नए हैं प्लीज़ को चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख ले, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। वहाँ पर दृष्टि की 2 प्ले लिस्ट है, एक वन लाइनर की है और एक मैंने डिटेल्ड वाली अलग से बना रखी है। तो आप जाके प्लीज़ वहाँ पर सारी वीडियो देखें। और इस मैगजीन में लगभग 100 पेज होने वाले हैं, और उसके बाद उतने ही लेक्चर में मैं पूरी मैगजीन को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।